अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के एक नए लेक्चर के साथ हम आज एक दफ़ा फिर ऑनलाइन मौजूद हैं। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जनरल के चैप्टर की प्रैक्टिस शुरू करवाई थी और एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना बताया था और आपसे कहा था कि इसको अपने घर पे रजिस्टर के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। जो रिस्पेक्टिव डेबिट और क्रेडिट थे, टाइटल ऑफ अकाउंट जिनको डेबिट और जिनको क्रेडिट होना था वो मैंने आपको बता दिया था। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आज हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। जी, तो आज हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जनरल की एंट्रीज किस तरह बननी चाहिए, किस चीज़ को डेबिट होना चाहिए और किस चीज़ को क्रेडिट होना चाहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3। क्या आपके स्क्रीन पे सवाल नज़र आ रहा है? क्या आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? अच्छा बेटा, अब आप देखिए कि स्क्रीन पे आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है उसमें आपको बताया जा रहा है कि मिस्टर नबील अ कंसल्टेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर नबील आपको अपने बिजनेस की डिटेल बता रहे हैं और ये एक कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट से मुराद डिफरेंट लोगों को ये अपनी एक्सपर्ट एडवाइस बताते हैं और उसके बदले उनसे फीस लेते होंगे। तो सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमें बताया जा रहा है कि मिस्टर February 3 इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस 40,000। मिस्टर नबील ने अपने बिजनेस में 40,000 रुपए कैश इन्वेस्ट किया। अब आप मुझे बताइए कि इनमें कौन कौन से टाइटल ऑफ अकाउंट हैं। सबसे पहले कैश और उसके बाद ओनर की इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं, ये आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। अब एसेट, कैश हमारा एसेट है और वो एसेट हमारे बिजनेस को मिल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कि इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तो हम इस ट्रांजेक्शन में कैश को डेबिट करेंगे। इसी तरह हमने सीखा था कि एक ओनर अपने बिजनेस में जितने इन्वेस्टमेंट करता है उतना उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा होता है। तो हम इस एंट्री के अंदर कैश को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। जितना एक ओनर इन्वेस्ट करेगा उतना उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, हम हर क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन ऑन February 5, उसमें ये कहा जा रहा है प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अ कस्टमर हु पेड कैश 10,000। हमने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की और उस कस्टमर ने हमें कैश दे दिया। तो कैश हमारा एसेट है, हमें मिल गया, इंक्रीज हो गया, उसको डेबिट होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये पैसे हमने किस चीज़ से कमाए? कस्टमर को सर्विसेज देके कमाए। तो जितना हम कस्टमर को सर्विसेज देंगे उतना हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अब आप यहाँ पर हमने रेवेन्यू का जो टाइटल ऑफ अकाउंट रखा है वो सर्विस इनकम, एक जनरल टाइटल रखा है सर्विस इनकम। रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। उसके बाद एक अगली ट्रांजैक्शन है February 8, ये डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। हमने बैंक में
डिपॉजिट किया, और क्या डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं। तो आपका बैंक बैलेंस आपका एसेट है, जितना आप बैंक में पैसे जमा कराओगे एसेट बढ़ेगा। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और जो आपके कैश इन हैंड था वो आपके पास से चला गया, एसेट डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। आपके ट्रांजेक्शन में जब आप जर्नल जर्नल बनाएंगे अपने घर में कॉपी के अंदर, तो जर्नल जर्नल में जाके डेबिट की पोजीशन पे बैंक लिखेंगे, और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 10,000, और क्रेडिट की पोजीशन पे कैश लिखेंगे, और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 10,000 रुपीज। नरेशन में लिखेंगे टू रिपोर्ट टू रिकॉर्ड डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 9, फरवरी 9 को we करेंगे provided services to Mr. Javed who promised to pay on February 11th। कस्टमर को हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। अब आपको मैंने ये बताया था रेवेन्यू के टॉपिक पे, जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, बन जाता है। यहाँ पर आप सर्विसेज दे चुके हो, आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो चुका है, लेकिन पैसे आपको नहीं मिले। पैसे कस्टमर ने कहा कि मैं आपको बाद में दूंगा, यानी गोया कि ये सर्विसेज आपने उधार पे दी हैं। उधार पे जो हम सर्विसेज देते हैं उसके बदले हम जो जनरेट होता है टाइटल ऑफ अकाउंट, उसको कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। जितना आप उधार पे चीजें बेचेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल आपका बढ़ेगा। और जब अकाउंट रिसीवेबल यानी एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ये पैसे हमने कहाँ से कमाए? ये पैसे हमने सर्विस इनकम से अर्न किए। तो जितना हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, चाहे कैश पे करें चाहे क्रेडिट पे करें, जितना हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उतना हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। ठीक होगी बात? ये हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और सर्विस इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। अगली ट्रांजेक्शन फरवरी 11 की। फरवरी 11 में क्या कहा जा रहा है हमसे कि receive check from Javed for 8,000 which was deposited into the bank। अब आप जावेद के नाम पे गौर करें तो जावेद को हमने फरवरी 9 को सर्विसेज प्रोवाइड की थी और उन्होंने हमें अपना चेक दे दिया। उस चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। बैंक एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। और साथ ही साथ हमने कस्टमर से पैसे लेने थे, जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था वो खत्म हो गया, डिक्रीज हो गया, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है परचेज गिफ्ट फॉर द वाइफ ऑफ नबील ₹1000। 1,000 रुपये का उसने वो गिफ्ट परचेज किया अपनी वाइफ के लिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप अपनी पर्सनल चीज़ों पे जितने खर्च करेंगे, टेक्निकली हम उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग हमने की है, ड्राइंग हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है, और कॉन्ट्रा कैपिटल यानी कैपिटल के अपोजिट की चीज जब इंक्रीज होती है तो वो हमेशा डेबिट के साइड पे जाती है। हम उसको डेबिट करेंगे, और अल्टीमेटली में बिजनेस से क्या विड्रॉ किया गया होगा? गिफ्ट खरीदने के लिए कैश विड्रॉ किया गया होगा। तो कैश हमारा एसेट है, हमारे बिजनेस से निकाल दिया गया, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये था हमारा एनालिसिस। जी बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखिए अगले ट्रांजेक्शन। क्या लिखा हुआ है इसमें? फरवरी 13
कह रहे हैं कि द चेक ऑफ मिस्टर जावेद वाज रिटर्न मार्क एज NSF नॉन सफिशिएंट फंड by the bank. Mr. Javed was informed about this incident to apologize and requested to represent this check on February 15. अब आप देखिए एक नई चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, चेक का बाउंस हो जाना। अच्छा देखिए, फर्ज किया यहाँ पर मिस्टर जावेद हमारे कस्टमर हैं और उन्होंने हमें एक चेक दिया था जिसकी अमाउंट अगर हम देखेंगे फरवरी 11 को वो अमाउंट थी 8,000 रुपीज। ठीक है, 8,000 रुपीज की हमने हमसे चेक रिसीव किया था और हमने 11 फरवरी को वो चेक बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमने जावेद के से चेक लेके अपने अकाउंट में जमा करवाया तो हमारा बैंक मिस्टर जावेद के बैंक को, यानी हमारे जिस जगह पर अकाउंट है वो वाला बैंक, वो वाली ब्रांच मिस्टर जावेद के ब्रांच को कांटेक्ट करेगी और उस ब्रांच से पूछा जाएगा कि जावेद आपके कस्टमर हैं, उनका ये अकाउंट नंबर है, ये चेक हमारे पास आया हुआ है, क्या ये चेक सही है, अकाउंट नंबर सही है, इसके अंदर अमाउंट मौजूद है, ये तमाम डिटेल्स दी जाएंगी मिस्टर जावेद के बैंक से। तब हुआ क्या कि जावेद साहब के जब बैंक से रब्ता किया गया, उनके बैंक वालों ने कहा कि ये इस अकाउंट में पैसे नहीं हैं। ये गलतफहमी भी हो सकती है, ये धोखा भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस के सिनेरियो। अब मिस्टर जावेद ने हमें अपने अकाउंट का 8,000 का चेक काट के दिया था। जब हम जावेद के अकाउंट पर बैंक में पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई इस अकाउंट में तो पैसे ही मौजूद नहीं है, सब कुछ सही है लेकिन पैसे नहीं है। NSF नॉन सफिशिएंट फंड का मतलब अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं है। तो हमने मिस्टर जावेद को इन्फॉर्म कर दिया और उनको बता दिया कि आपने जो चेक हमें दिया था अपने अकाउंट का, आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, खाली पड़ा हुआ है अकाउंट। उन्होंने इस पे अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी और कहा कि ये चेक आप रिप्रेजेंट कर दें। रिप्रेजेंट का मतलब दोबारा डिपॉजिट कर दें, री डिपॉजिट कर दें 2 दिन के बाद, यानी 15 तारीख को। तो अब हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। एंट्री क्या बनानी है कि हमें दोबारा मिस्टर जावेद से पैसे लेने हैं और हमने जो बैंक, यानी कि आप देखिए 11 तारीख को जो आपने एंट्री की थी उसको पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। 11 तारीख को आपने क्या एंट्री की थी, आप समझे कि बस बैंक में पैसे आ गए, आपने बैंक को इंक्रीज कर दिया और जावेद से लेने वाले पैसे खत्म हो गए, हमने अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करके क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, आप इसमें क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स करेंगे। हमारे बैंक में पैसे नहीं आए, हमारे बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक बैलेंस हमने गलती से डेबिट कर लिया था, उसको रिवर्स करके डिक्रीज करके क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, अब ये पैसे हमने दोबारा मिस्टर जावेद से लेने हैं तो अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम जावेद दोबारा इंक्रीज हो गया, यानी हमारा अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है और बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है। हम इस एंट्री को यूँ लिखेंगे, बाउंस होने की सूरत में कि अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम जावेद बढ़ गया, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक बैलेंस हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो एसेट जब डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनी, अकाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर जावेद डेबिट और बैंक बैलेंस को हमने कर दिया क्रेडिट। इस तरह हमने ये पूरी एंट्री को रिवर्स कर दिया। ठीक है बेटा, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक नई चीज हम सीख रहे हैं, बहरहाल आप इंशाल्लाह इसको सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, नया कंसेप्ट है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल कस्टमर का मतलब ऐसा कस्टमर जो अभी हमारी सर्विसेज नहीं ले रहा लेकिन वो हमारी सर्विसेज ले सकता है। पोटेंशियल का मतलब वो फ्यूचर में हमारा कस्टमर बन सकता है, अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में बन सकता है। ऐसे कस्टमर को हम कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर विजिटेड द ऑफिस
and after satisfaction from the services level, he paid 5,000 in advance for the services to be rendered in March the next month. इस वक्त हमारे जो मंथ चल रहा है वो फेब चल रहा है, हम फरवरी के मंथ में खड़े हुए हैं। एक कस्टमर आया, उसने हमें कहा कि ठीक है मैं आपसे नेक्स्ट मंथ को सर्विसेज लेना चाहूँगा, मार्च के महीने में आपसे मैं सर्विसेज लेना चाहूँगा, उसके लिए मैं आपको अभी से एडवांस 5,000 रुपीज़ दे देता हूँ। तो हमें क्या मिला, अगर आप इस पर गौर करें, हमारे बिजनेस में हमें क्या रिसीव हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ। अब कैश हमारा एसेट है, बढ़ गया हमारे पास, एसेट जब बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। और ये पैसे अभी हमने नहीं कमाए, क्यों नहीं कमाए, बिकॉज हमने सर्विसेज नहीं दी। तो ऐसे अमाउंट को हम क्या कहते हैं, अनअर्न्ड सर्विस इनकम। ऐसे इनकम जो अभी हमने अर्न नहीं की है, या हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। हम जब कस्टमर से एडवांस लेते हैं, पैसे तो हमें मिल जाते हैं, एसेट्स में इंक्रीज आ जाता है, लेकिन ये अमाउंट हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी जनरेट कर रही है कि हमने इन पैसों के बदले फ्यूचर में जाके कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इस लाइबिलिटी को मैंने नाम दे दिया अर्न सर्विस इनकम का। तो लाइबिलिटी हमें पता है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट और अनअर्न्ड सर्विस इनकम क्रेडिट, यानी लाइबिलिटी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जी बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन विद दैट? चलें आगे चलते हैं। चेक ऑफ जावेद वाज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड का मतलब री डिपॉजिटेड, बैंक में दोबारा जमा कर दिया, तो चेक बाउंस हुआ था। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, एक चेक मैक्सिमम 3 टाइम तक बाउंस हो सकता है, यानी एक दफा बाउंस हो जाए फिर हम दोबारा उसको जमा करा दें, दोबारा बाउंस हो जाए फिर हम तो उसको थर्ड टाइम जमा करा दें, थर्ड टाइम अगर बाउंस हो जाए तो थर्ड टाइम के बाद फोर्थ टाइम बैंक वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। एक चेक मैक्सिमम 3 दफा बाउंस हो सकता है, 3 दफा बाउंस होने के बाद फिर बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चेक को हमें फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, नया चेक बनवाना पड़ेगा। बहरहाल तो यहाँ पे हमने सेकंड टाइम जावेद का चेक जो है बैंक में जमा करवा दिया, तो क्या नतीजा निकला कि हमने बैंक में चेक जमा करवाया, हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और उसके साथ हमने जो कस्टमर से पैसे लेने थे, अकाउंट्स रिसीवेबल, वो क्या हो गया, वो इंक्रीज वो डिक्रीज हो गया। कस्टमर का पैसा खत्म हो गया, हमने बैंक में जमा करा दिया, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो जो एसेट इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट, और जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल वही एंट्री बनी जो हमने फरवरी की 11 को बनाई थी, फरवरी की 9 को बनाई थी, जब हमने फर्स्ट टाइम चेक रिसीव किया था, बैंक को इंक्रीज करके डेबिट किया था और अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करके क्रेडिट किया था। आगे चलते हैं। फरवरी 16 में लिखा हुआ है कि पेड यूटिलिटी बिल, नहीं सॉरी, पेड एडवांस सैलरी टू द ऑफिस पियून, ऑफिस के पियून को एडवांस सैलरी में से एडवांस 1000 रुपए दे दिए। तो जो खर्चा एडवांस पे किया जाता है उसको हमने नाम दिया था, अगर आपको याद हो, उसको हम प्रीपेड कहते हैं। प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, प्रीपेड सैलरीज भी हो सकती है, प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर दें उसको हम प्रीपेड कहते हैं। तो प्रीपेड हमारा एसेट है बाय नेचर, और जितना आप एडवांस पे करेंगे आपका एसेट बढ़ेगा, जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और पेड का मतलब क्या शो हो रहा है कि हमने अपने पियून को क्या दिया, कैश दिया, कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया, एंड डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो क्या बनी एंट्री हमारे पास कि प्रीपेड सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट। जब आप जर्नल जर्नल बनाएंगे अपने रजिस्टर में या कॉपी में, तो जर्नल में जाएंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे प्रीपेड सैलरीज और उसके आगे डेबिट में लिख देंगे 1000, क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे कैश और उसके आगे कैश के कॉलम में लिख देंगे 1000, नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट फॉर एडवांस सैलरी टू ऑफिस पियून।
या जो भी आपको आसान सा सेंटेंस लगे जिससे बात अच्छी तरह वाज़ेह हो सके, वो सेंटेंस शॉर्ट वर्ड्स में लिख दीजिएगा। आगे फरवरी 25 में क्या लिखा हुआ है कि पेड यूटिलिटीज बिल फॉर द ऑफिस। यूटिलिटीज कहते हैं जो आपके ऑफिस में बिजली, पानी, गैस, जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है इसको हम यूटिलिटीज कहते हैं। बिजली का बिल आ जाए, गैस का बिल आ जाए या पानी का बिल आ जाए तो उसको हम टेक्निकली अकाउंटिंग की जबान में यूटिलिटीज कहते हैं। ये हमारा एक्सपेंस होता है। तो जितना एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस आप इंक्रीज हो करोगे तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंस का नाम होगा यूटिलिटीज एक्सपेंस। यूटिलिटीज एक्सपेंस हमारा बाय नेचर एक्सपेंस है और जितना हम खर्चा करेंगे एक्सपेंस बढ़ेगा और इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। उसके बाद हमने पे कर दिया, कैश हमारे पास से चला गया, एसेट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। जी बेटा, याद है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? चले आगे चलते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन इस सवाल की, इसमें हम कह रहे हैं कि पेड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ। ऑफिस के स्टाफ को सैलरी पे कर दी गई। सैलरी आपको मैंने बताया था, सैलरी जब हम पे करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है। इसका नाम होगा, टाइटल ऑफ अकाउंट होगा सैलरीज एक्सपेंस। और एक्सपेंस जितना होगा, जितना इनकर्ड होगा, उतना उसका लेवल बढ़ेगा। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं कि इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सेकेंडली पेड का वर्ड आ रहा है। पेड मीन हमने इसको कैश दिया, कैश हमारा एसेट है, चला गया हमारे पास से, डिक्रीज हो गया। तब हम जर्नल बनाएंगे। जर्नल में पर्टिकुलर्स के कॉलम में जाकर के आपने क्या करना होगा, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट की पोजीशन पे लिखना होगा और उसके आगे डेबिट के कॉलम में आप लिखोगे 15,000 और कैश को क्रेडिट की पोजीशन पे लिखना होगा और उसके आगे आप क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे 15,000। नरेशन में क्या लिखोगे, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सैलरीज टू स्टाफ। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था, इसका मैंने आपको जर्नल बनाने का तरीका ऑनलाइन बता दिया। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। The following details were provided by Mr. फैसल, a consultant। एक और कंसल्टेंट है मिस्टर फैसल जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और उनके डिटेल्स आपको गिवन है यहाँ पे सवाल में। सबसे पहले मार्च की 3 को आपको डिटेल्स बताई जा रही हैं। लिखा हुआ है कि इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। इन्वेस्टेड कैश 30,000 इन द बिजनेस। अगर आप इस पर गौर करें तो ये बहुत कॉमन सी ट्रांजैक्शन हो गई। हमारे बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हुआ, कैश हमारा एसेट है, हमें मिला, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सिमिलरली ये पैसे हमें दिए हमारे ओनर ने, ओनर के अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल, और जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेगा उतना उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। हमने कैश को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। आगे चलिए, मार्च 5 की ट्रांजैक्शन है, उसमें हमें बताया जा रहा है कि परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। अब हम क्या खरीद रहे हैं, ऑफिस फर्नीचर। इसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा, ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर हमारा एसेट है, हमने खरीदा है, हमारे पास आ रहा है। तो जो एसेट हमें मिलता है, हमारे बिजनेस में आता है, वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सेकेंडली हमने कैश पे खरीदा है, कैश भी हमारा एसेट है, हमने दुकान वाले को कैश दे दिया, कैश चला गया हमारे पास से। डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारा एक एसेट इंक्रीज हो रहा है
और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, ऑफिस फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट कर लिया। कैश डिक्रीज हो रहा है, उसको हमने क्रेडिट कर लिया। जी बेटा, एनी कंफ्यूजन प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर आपको? आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 यानी मार्च 8 की ट्रांजेक्शन आपके पास है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब ये तो बहुत ही कॉमन सी ट्रांजेक्शन अब आपको याद हो जानी चाहिए। हम अपने बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और कैश हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हम बहुत दफा कर चुके हैं पहले भी। मार्च 10 क्या कह रहे हैं ये? प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अ कस्टमर हु पेड इन कैश। एक कस्टमर को हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, उसने हमें कैश दिया, उसके बदले कैश हमारे बिजनेस को मिला, कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और किस चीज के बदले मिला? ये हमें सर्विस इनकम के बदले मिला। तो जितना रेवेन्यू आप जनरेट करेंगे, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। सर्विसेज प्रोवाइड करना आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आप जर्नल जर्नल में जब इसकी एंट्री बनाने जाएंगे तो पर्टिकुलर्स में डेबिट की पोजीशन पे लिख देंगे कैश, आगे उसके डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 10,000। और इसी तरह आप लिखेंगे क्रेडिट की पोजीशन पे सर्विस इनकम, यानी लाइन से थोड़ा सा गैप देके इंडेंट करके लिखेंगे सर्विस इनकम, और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 10,000 रुपीज। ये थे आपके सवाल की एंट्री जो आप जर्नल जर्नल में बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मार्च 12 को एक ट्रांजेक्शन आपको बताई गई है कि प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अनदर कस्टमर हु पेड थ्रू चेक रुपीज 500 रुपीज 15,000 सॉरी। तो अब आप देखिए, एक कस्टमर को आपने सर्विसेज प्रोवाइड की और उस कस्टमर ने भी आपको पैसे दे दिए, लेकिन उसने कैश की शक्ल में पैसे नहीं दिए, उसने चेक लिख के दे दिया। अब चेक आप कहाँ जमा कराओगे? चेक आप अपने अकाउंट में जमा कराएंगे नॉर्मली। वैसे कैश भी निकलवा सकते हैं उस चेक के थ्रू, लेकिन नॉर्मली जो चेक्स होते हैं उनको बैंक में ही जमा कर दिया जाता है। आप जब चेक को बैंक में जमा करोगे तो क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। दूसरी चीज, ये पैसे हमने कहाँ से लिए? ये हमारी सर्विस इनकम के पैसे हैं। जितना आप रेवेन्यू प्रोवाइड करोगे रेवेन्यू बढ़ेगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनी? जनरल जनरल में आप जाओगे, डेबिट की पोजीशन पे लिखोगे बैंक, और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखोगे 15,000, और क्रेडिट की पोजीशन पे लिखोगे सर्विस इनकम, उसके आगे लिखोगे क्रेडिट साइड पे 15,000 रुपीज। नरेशन में लिखेंगे रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट सर्विसेज, या कोई भी आसान सा सेंटेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। मार्च 15 रिसीव एडवांस फ्रॉम कस्टमर 17,000। ये बात हमने भी पिछले एग्जांपल में भी डिस्कस की थी, उससे पहले भी डिस्कस की थी कि रिसीव का मतलब क्या होता है? या तो चेक होता है या कैश होता है। अब चेक का जिक्र नहीं है तो नॉर्मली रिसीविंग और पेमेंट होती है वो कैश की शक्ल में होती है। हमारे कस्टमर ने हमें कैश दिया, कैश हमारा एसेट है, हमारे पास आ गया, बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। दूसरी चीज, ये पैसे अभी हमने कमाए नहीं है, कस्टमर ने हमें एडवांस दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्नड इनकम कहते हैं। एडवांस का मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी है कि इसके बदले आप सर्विसेज फ्यूचर में जाके प्रोवाइड करोगे। तो जितना आप एडवांस लेंगे उतना आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी, और इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? अनअर्न सर्विस इनकम क्रेडिट। जी बेटा, यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? आगे चलते हैं। मार्च 17
ये तो सवाल में कंप्लीट कर दूं पहले। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड सर्विसेज वर्थ 8,000। अब आप देखिए, मार्च 15 को आपने कस्टमर से 17,000 रुपए 17,000 का एडवांस लिया था कि आप उनको बाद में सर्विसेज देंगे। तो 2 दिन के बाद आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपकी इनकम में इजाफा होता चला जाएगा। ठीक है, अब आप ट्रांजेक्शन को गौर से पढ़िएगा, इसमें हम नई चीज सीख रहे हैं। Provided services of 8,000 to the customer who paid in advance on March 15। March 15 को जिस कस्टमर ने एडवांस पैसे दिए थे, जिसको हमने अपने ऊपर एज एन अनअर्न्ड रिकॉर्ड किया था, एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया था, उसको हमने सर्विसेज दे दी। अब हमारे ऊपर से वो लाइबिलिटी खत्म होना शुरू हो गई। जितना आप सर्विसेज देंगे उतना वो लाइबिलिटी आपके ऊपर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। अनअर्न्ड सर्विस इनकम आपकी डिक्रीज होना शुरू हो गई। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, और ये अब आपकी इनकम बन गई है। उसका हम नाम देंगे सर्विस इनकम का नाम देंगे। तो इनकम जब बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। हमने सर्विस इनकम को कर दिया क्रेडिट। अब अगर आप लाइबिलिटी पे गौर करें, कस्टमर से आपने 17,000 रुपीज की पैसे लिए थे, 17,000 की अमाउंट आपने ली थी। उस 17,000 में से आपने 8,000 की सर्विसेज दे दी। तो 17 में से 8 माइनस करें, वो लाइबिलिटी तो खत्म हो गई आपकी। तो बाकी आपकी लाइबिलिटी कितने की बची? 9,000 की बची। अभी भी हमने 9,000 की सर्विसेज बाद में जाके उसको देनी है। तो हमारी लाइबिलिटी का लेवल 17,000 से डिक्रीज होकर 9,000 पे आ गया। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और जितनी आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, उतना आपकी इनकम या रेवेन्यूज में इजाफा होगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। राइट जी बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर आपको कोई? आगे मार्च 19 की ट्रांजैक्शन है कि बिल्ड कस्टमर हु आर प्रोवाइडेड सर्विसेज। हमने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइडेड की और उसको हमने बिल बना के भेज दिया। बिल बना के भेजने का मतलब कि उसने हमें पैसे नहीं दिए थे। वो हमारे लिए क्या था? अकाउंट्स रिसीवेबल था। जब भी आप किसी कस्टमर को बिल बना के भेजोगे तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाएगा। ये आपका एसेट है। जितना उधार पे सर्विसेज देंगे आपका अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा, उसको हम डेबिट करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो आपकी सर्विस इनकम बन गई, रेवेन्यू आपका बन गया। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पर हमने कस्टमर को बिल बना के भेजा 25,000 रुपए का कि 25,000 में दो। क्यों दो? बिकॉज हमने वी वर प्रोवाइडेड सर्विसेज। हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। हमारा रेवेन्यू बन चुका है, पैसे अभी तक हमें नहीं मिले। हम क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सर्विस इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गई बात? अब आप जो जर्नल बनाओगे तो डेबिट की पोजीशन पे जाके लिखोगे अकाउंट्स रिसीवेबल, क्रेडिट की पोजीशन पे जाके लिखोगे सर्विस इनकम, और अकाउंट रिसीवेबल के आगे डेबिट के कॉलम में 25,000 और सर्विस इनकम के आगे क्रेडिट के कॉलम में 25,000 रुपया लिख देंगे। जी भला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता इसमें? एनी प्रॉब्लम? ओके, आगे चलते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ नंबर 25 कि पेड प्रोफेशनल फीस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और उसकी फीस आपने पे की कर दी कैश के अंदर। तो फीस देना हमारा अब एक्सपेंस है। ठीक है, फीस हमारा देना एक्सपेंस है। फीस एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। वो हमने कैश में पे कर दिया, कैश हमारे पास से चला गया, डिक्रीज हो गया, तो कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो अब आप जर्नल में जाएंगे अपने कॉपी के अंदर और डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे फीस एक्सपेंस, उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 10,000, और क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे हम
कैश और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में हम लिख देंगे 10,000 का कैश। सिंपल सी बात है। आगे लिखा हुआ है मार्च 31 की ट्रांजैक्शन है, एक क्वेश्चन आया जी। जी रजिस्टर में बेटा एग्जांपल भी सॉल्व करनी है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, ये सारी आपने रजिस्टर के अंदर सॉल्व करनी है। ये जितने एग्जांपल्स हैं आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, और उसके साथ साथ इसके बाद इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करता रहूँगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसको जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको सबको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा जी, मार्च 31 सैलरीज अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड। ये बात हमें पता है कि एम्प्लॉय को सैलरी देना हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो सैलरीज एक्सपेंस हमारा हो गया, इंक्रीज हो गया, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश हमने दे दिया, कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसको डेबिट करेंगे, कैश डिक्रीज हो रहा है, इसको क्रेडिट करेंगे। जनरल में जाएंगे, डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस और क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे कैश। अकॉर्डिंगली आप उस पे वहां पे अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास मार्च 31 रेंट ऑफ अप्रैल वाज पेड। अप्रैल का रेंट हमने पे कर दिया। अच्छा, अभी हम मार्च में मौजूद हैं और हमने अगले महीने का रेंट पे कर दिया, गोया कि हमने एडवांस पे किया। ठीक है ना, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे प्रीपेड रेंट का नाम देंगे। और प्रीपेड का मतलब मैंने बताया था, ये हमारा एसेट होगा। जितना हम एडवांस पेमेंट करेंगे उतना हमारा एसेट बढ़ेगा, और जब एसेट बढ़ेगा उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एक बात। दूसरी बात, हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट किस शक्ल में होती है, कैश की शक्ल में होती है। कैश हमारा एसेट है, चला गया हमारे पास से, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। हमारी जर्नल की एंट्री क्या बनी, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब आप देखिए जर्नल में जब आप जाएंगे तो आप डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे प्रीपेड रेंट और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 5,000, और क्रेडिट की पोजीशन पे लाइन से थोड़ा गैप देके लिखेंगे कैश, और कैश के आगे लिख देंगे क्रेडिट के कॉलम में 5,000 रुपीज। नरेशन आपकी होगी टू रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट फॉर द रेंट या टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ अप्रैल। कोई भी सेंटेंस ऐसा लिख दें जिससे बात वाजे हो जाए कि आपने एडवांस में पेमेंट की है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस को कंप्लीट कर लिया। सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस की हमने जर्नल की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर। मर्चेंडाइज का कॉन्सेप्ट आएगा, परचेज एंड सेल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो जरा सा उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा ताकि हम कल वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। यहाँ पे अपना लेक्चर में खत्म करता हूँ। कल इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।